नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के बनने वाले अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी परीक्षा में अबकी बार 2025 की परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, यानी बीए 5th सेमेस्टर में आप हैं और आपका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा। पहला होगा आपका पेपर 1। पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट के बारे में। और पेपर 2 जो है, इससे पहले मैंने 2-3-4 दिन पहले मैंने एक महासंग्राम महामैराथन क्लास करवाई थी, आपने देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सबकी लिंक मिल जाएगी। तो उसमें भी मैंने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर है बेसिकली एक प्रकार से आपका, और इस मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसमें एक प्रकार से प्रश्नोत्तरी का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि भाई इसमें प्रश्न भी होंगे और उनके उत्तर भी होंगे। ऐसा नहीं केवल प्रश्न को मैं बता के चला जाऊँगा, प्रश्न के उत्तर को भी आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग वीडियो पर उतना रिस्पॉन्स देते नहीं हो। क्या एक प्रकार से मैं इतना मेहनत करता हूँ, और जाहिर सी बात है मुझे पता है कि अगर मैं एक प्रकार से खुद बच्चा होता तो मैं अपनी क्लास कम से कम 20 बार देखता। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है अपनी क्लास को देखने में। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, भगवान मालिक पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो, कि आप समझ नहीं पाते हो। समझ तो पाते होंगे बेसिकली, एक प्रकार से इतना सरल भाषा में समझाते, फिर भी अगर ना समझो फिर आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। बहरहाल बहुत सारे बच्चे समझते हैं जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी आपको। उन्होंने कहा कि गुरुजी इसको देने का प्रयास करें, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल आपको दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, वैसे अति लघुत्तरीय मैंने कम रखे चूँकि अति लघुत्तरीय का ऑलरेडी महासंग्राम रिवीजन क्लास में करवा चुका हूँ, जिसमें सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं करवाया हूँ। ठीक है, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न लगभग 7-8 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लगभग 10 के आसपास। और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, 3-4 दीर्घोत्तरीय हैं और लगभग 4-5 आपके लघुत्तरीय हैं। जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है सेम उसी तरीके से। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट को शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिचय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, मतलब पूछा जाता है भैया, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला है। लिख के दे दूँ कहीं पर, अगर आप दें तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अति लघुत्तरीय में भी एक प्रश्न आता है और लघुत्तरीय में एक प्रश्न आता है इससे। ठीक है, और चाहे दीर्घोत्तरीय में एक आध प्रश्न आ जाएगा, तो लघुत्तरीय में वो नहीं आएगा। ठीक है, चले प्रश्न है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या हुआ कि उद्योगों का बढ़ावा हुआ, उद्योग एक प्रकार से खूब स्थापित हुई, कई कंपनियां बनाई गईं, तमाम प्रकार की मशीनों का विकास हुआ, आविष्कार बहुत सारे हुए। इन सभी से क्या हुआ, पूरा का पूरा समाज की दशा और दिशा दोनों बदल गई। समाज की जो परिवर्तन की जो एक प्रकार से रूपरेखा थी, समाज के परिवर्तन का जो मापदंड थे, वो सारे मापदंडों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया जब उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास से समाज में परिवर्तन की जो गति है, जो धीमी गति से अभी तक उद्विकासीय गति से परिवर्तन हो रहा था, वो एक प्रकार से विकासीय प्रक्रिया के द्वारा गति होने लगी। यानी कहने का मतलब ये है, आपने उद्विकास और ये सब पढ़ा होगा, उद्विकास क्रांति। ठीक है, और विकास, और इसके अलावा एक और टर्म आपका होता है, तो देखिए क्रांति एक होता है, क्रांति एक होता है विकास। ठीक है, यानी कि एक होता है आपका उद्विकास, एक क्रांति, एक प्रगति। ठीक है, प्रोग्रेस। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है आपका एवोल्यूशन और एक होता है आपका रेवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, क्रमिक प्रक्रिया, जैसे कि आदिमानव से मानव बनने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं उद्विकास। यानी लंबे समय से एक विकास हुआ कि पहले आदिमानव, पहले मनुष्य था, मतलब पहले आदिमानव हुआ करता था मनुष्य, आज मनुष्य एक प्रकार से बड़ा सुंदर है, फेयर एंड लवली लगा करके बढ़िया महर महक रहा है और खूब बढ़िया बढ़िया काजल लगा करके आंखों में तिरछी निगाहों से वार कर रहा है। तो ये सब आज क्यों संभव है, क्योंकि भौतिकता का विकास हो गया। अगर औद्योगिकरण ना आया होता तो आज आप जो लकमी का और ये सब लगाते हैं वो नहीं लगा पाते। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति आ जाने से एक प्रकार से ना केवल भौतिक संसाधनों की वृद्धि होती है, बल्कि समाज के जो रवैये हैं, समाज के जो संबंध है, सामाजिक जो संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन एक प्रकार से बहुत देखने को मिला। अब समाज कैसे बदला और इसका क्या कारण रहा, औद्योगिक क्रांति क्यों आई, इसके पीछे क्या रीजन थे, उसके बारे में समझते, वही प्रश्न पूछा गया। औद्योगिक क्रांति को मुख्यतया इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको एक प्रकार से रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। रक्तहीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिना एक बूंद खून बहाए ही पूरी की पूरी समाज की दिशा और दशा दोनों बदल गई। तमाम प्रकार के सुधार हुए, इसके कई कारण थे, एक एक कारण को हम चर्चा करेंगे।
अनेक विद्वानों ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करके इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारणों की विस्तृत विवेचना की है। इन सभी कारणों को सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और वैज्ञानिक कारणों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। सामाजिक कारण जो रहे उसके बारे में बताएंगे, यानी कि सोशल जो एक प्रकार से रीजन्स रहे, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल और साइंटिफिक रीजन, इन सभी एक प्रकार से कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या क्या सामाजिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति आई समाज में, क्यों जरूरी थी औद्योगिक क्रांति का आना। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहला भैया औद्योगिक कारण, सामाजिक कारण क्या है। अब देखो, ये तो वैसे मैंने कई बार इसको बताया औद्योगिक कारण ये वो, लेकिन अब इसमें डिटेल में आप समझेंगे क्या सामाजिक सिचुएशन थी, क्यों आखिरकार औद्योगिक क्रांति हुई। देखिए सामाजिक कारण, पहला चीज़, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की अनुकूल परिस्थितियां 15वीं शताब्दी एवं 16वीं शताब्दी में ही बन चुकी थी। 15वीं शताब्दी मतलब होता है 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का समय 14वीं शताब्दी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी आपका कहा जाता है 1500 ईस्वी से लेकर के जो 1600 ईस्वी का समय काल है, इसको बोलते हैं 16वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी को बोलते हैं 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी का जो समय काल है, 17वीं शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 1600 से लेकर के 1601, 1602, 1603 ये सब आपका 17वीं शताब्दी में गिना जाता है। तो शताब्दी का जो फंडा है, जो आप हो सकता है इतना क्लियर ना समझ पा रहे थे, तो मैंने कहा कि इसको और खोल करके आपको समझा दें। ठीक है, चले तो बेसिकली 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में ही एक पृष्ठभूमि उद्योगों के विकास की बन चुकी थी। इंग्लैंड में चूंकि एक प्रकार से जानकार व्यक्ति भी थे, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि एक प्रकार से उद्योगों का विकास होना स्वाभाविक हो गया था। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, रॉयल सोसाइटी की स्थापना होती है। तो रॉयल सोसाइटी एक संस्था है, इसकी स्थापना के साथ क्या हुआ, वैज्ञानिक चिंतन में वृद्धि होती है, वैज्ञानिक सोच में बढ़ोतरी होती है, साइंटिफिक थॉट में एक प्रकार से प्रोग्रेस होती है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो सम्राट के द्वारा, सम्राट कौन, जो चूँकि इंग्लैंड में आज भी सम्राट का पद होता है, सम्राट का पुत्र ही सम्राट बनता है। एक तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो वो देश का मुखिया या एक प्रकार से वह सरकार का मुखिया होता है जिसका चुनाव होता है। और राज्य का या देश का मुखिया कौन होता है, सम्राट ही होता है, यानी राजा होता है। तो इसके द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना भी की गई। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो जाने से रॉयल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। इससे क्या होता है, समाज जो है उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है, समाज में वैज्ञानिक चिंतन में वृद्धि होने लगती है। लोग हर एक पॉइंट को साइंटिफिक तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह डब्बा बना तो यह डब्बा क्यों बना, इसके बनने के पीछे क्या सिचुएशन नहीं, क्यों बना, आखिरकार किन किन चीज़ों का प्रयोग करके बना, सारी चीज़ें निकाल लेना। ठीक है, तो सम्राट के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई, क्योंकि जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो गई तो वही कर्जा भी मिलने लगा, पूंजी भी इकट्ठा होने लगी। इससे क्या हुआ, जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो तेज होती हैं। और जब उत्पादन बढ़ने लगता है तो देश में श्रम विभाजन की प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। जब एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन आई तो समाज में जो श्रम विभाजन था, जो श्रम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा समाज बटा था, उसमें भी परिवर्तन हुआ। अब जो कंपनियां बनने लगी उसमें एक प्रकार से चाहे आप किसी वर्ग के हो, आपको सबको काम मिलने लगा। ठीक है, परंपरागत रूप से इंग्लैंड में संस्कृति, भाषा तथा सामाजिक विशेषताओं में समानता, धार्मिक रूढ़वादिता तथा धार्मिक मान्यताओं की न्यूनता थी। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से लोग संस्कृति, भाषा और इन सभी को लेकर के आपस में बटे हुए थे। इन सभी के कारण लोगों का ध्यान वैज्ञानिक खोजों की ओर धीरे धीरे जाने लगा। औद्योगिक क्रांति इसी वैज्ञानिक चिंतन के कारण ही प्रारंभ हो पाई। तो वैज्ञानिक चिंतन शुरू हुआ, लोग हर एक पॉइंट को वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगे। तो सामाजिक क्रांति मतलब सामाजिक कारण ये रहा, मतलब औद्योगिक क्रांति का। दूसरा कारण रहा है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक जो फैक्टर रहा है। देखिए, परंपरागत रूप से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पहले कृषि था, खेती करते थे लोग। लेकिन 17वीं शताब्दी में यानी 1600 ईस्वी के बाद में वहाँ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो जाती है तो इसके द्वारा लोग उद्योगों की स्थापना करना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक खोजों के लिए व्यापक आर्थिक सहायता मिलने लग जाती है। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जब एक प्रकार से आया था तो उसके पास भाई जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो गई तो पैसे रुपए की कमी तो थी नहीं, बैंक था ही। तो इससे क्या हुआ, एक प्रकार से लोग आर्थिक खोजों पर ज़्यादा व्यय करने लगे, व्यापक आर्थिक सहायता मिलने लगी बैंक के द्वारा। धीरे धीरे इंग्लैंड ने खनिजों का दोहन करना शुरू कर दिया। जल और ऊर्जा के नए स्रोत, यानी कि जल कैसे और अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सके, ऊर्जा के तमाम स्रोतों के आविष्कार करने शुरू हो गए। ठीक है, तो इन सभी को खोजने में सफलता प्राप्त कर लेता है इंग्लैंड में जैसे जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ती गई,
वहाँ उद्योगों का विकास भी संभव हो गया, यानी धीरे धीरे उद्योगों का विकास भी हुआ। ठीक है। इंग्लैंड के बारे में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक हुआ करते हैं। नाविक माने कि नाव चलाने वाले, और व्यापारी एक प्रकार से, मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण या उनके अंदर कॉमर्शियल जो चीज़ें थीं वो बहुत ज़्यादा थीं। वो एक प्रकार से लोग हर चीज़ को समझते थे, वो अच्छे तरीके से व्यापार करने के इच्छुक थे। आप देखेंगे इंग्लैंड की कंपनी केवल एक प्रकार से इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में आकर के अपना दबदबा कायम कर ली। ठीक है। 1600 ईस्वी में आप देखते हो भारत में आकर के अपनी कोठी स्थापित करने, मतलब 1600 में आते हैं, 1611-12 तक आप देखते कोठी वगैरह बनाना शुरू कर देते। फैक्ट्री केवल भारत में नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में, अमेरिका वगैरह तमाम देशों में आप देखते हैं अमेरिका की कंपनी स्थापित होने लगती है। वो तमाम प्रकार की चीज़ों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, तमाम विकास होने लगता है, नए नए आर्थिक विकास होने लगते हैं। तो इन नाविकों ने अनेक विदेशी बाज़ारों में अपना संपर्क स्थापित करके इंग्लैंड की पूंजी को बढ़ाने में योगदान दिया। इस तरीके से एक प्रकार से आर्थिक कारण ये रहा जिसकी वजह से जो है औद्योगिक क्रांति आई, जिससे पूरा का पूरा समाज जो है वो एक प्रकार से परिवर्तित हो गया। समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, या समाजशास्त्र के योगदान में ये क्रांति बहुत योगदान देती है, इस वजह से आप इसको पढ़ते हैं। अगला जो फैक्टर है आपका औद्योगिक क्रांति आने का, वो है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो। देखिए अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड में सदैव ही राजनीतिक स्थायित्व अधिक रहा है। क्योंकि अन्य देशों में आप देखेंगे तो अन्य देशों में तमाम प्रकार के राजनीतिक हलचलें हुई हैं, तमाम प्रकार की तख्तापलट उलट पलट हुआ है सरकारों में, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं रहा ज़्यादा। ठीक है। यही राजनीतिक स्थायित्व इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का एक प्रमुख कारण रहा, सिद्ध हुआ। आप देखेंगे फ्रांस में एक प्रकार से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में चीज़ों की कमी कुछ रहती है, लेकिन इंग्लैंड में एक प्रकार से क्या था, सत्ता के स्थायित्व था, उसमें एक प्रकार सत्ता को लेकर के कोई ये नहीं था, तख्ता पलट वगैरह सिस्टम नहीं था। इस संबंध में बार्नेट ने लिखा कि किसी भी नवाचार के लिए, नवाचार सत्ता मतलब नवाचार मतलब समझते हैं कोई नई व्यवस्था लाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, तो किसी भी नवाचार के लिए सत्ता का सहयोग सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट उत्पन्न करता है। जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न है, वहाँ सरकार के द्वारा औद्योगिक आविष्कारों तथा व्यापारिक क्रियाओं के लिए अधिक से अधिक सहायता प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहें तो यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को योजनाबद्ध ढंग से प्रोत्साहन देने के कारण ही, चूँकि वहाँ पर क्या था कि 15 साल के लिए भारत में कंपनी भेजी गई थी। क्यों? क्योंकि बता दिया गया था कि 15 साल के लिए आप जाओ, फिर उसके बाद में क्या था, अब कंपनी अपना काम करेगी, लेकिन कंपनी टैक्स देगी किसको? सरकार को। यानी कि कंपनी प्राइवेट थी, निजीकरण थी, लेकिन एक प्रकार से सरकार के अधीन ही थी। अब सरकार उस पर कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नियंत्रण जरूर रख रहा था। आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में पूरी क्रांति को हथिया लेती है जो है ब्रिटिश मतलब की सरकार जो होती है। तो जो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था उसको सरकार अपने ढंग से योजनाबद्ध एक प्लान करके उसको प्रोत्साहन मोटिवेट देती थी। इस वजह से वहाँ औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं की जा सकती कि राजनीतिक रूप से इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश रहा है, इस वजह से भी एक प्रकार से यहाँ पर औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। बिल्कुल ठीक बात है। अगला कारण रहा वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण की अगर बात की, साइंटिफिक फैक्टर, देखिए वैज्ञानिक कारण की अगर बात की जाए महोदय, तो औद्योगिक विकास का वैज्ञानिक खोजों से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। यानी कि वैज्ञानिक कारणों के द्वारा ही एक प्रकार से समाज में तमाम प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, तमाम प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक विकास के बिना किसी भी समाज में औद्योगिक विकास संभव नहीं है। अगर कोई समाज एक प्रकार से वैज्ञानिक एक प्रकार से सोच नहीं होती है उसकी, या उसका सोचने का नज़रिया साइंटिफिक नहीं होता है, तो उस समाज में परिवर्तन की बात छोड़ो, वह समाज कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। जिस समाज में एक प्रकार से परंपरागत मूल्यों को केवल अपने मूल्यों में ही सुखी रहना है, तो वो समाज डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे जनजातीय समूह जो होते हैं डेवलप क्यों नहीं होते हैं? डेवलप इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको एक प्रकार से अपनी परंपरा, अपनी उससे नहीं अलग होना है, वो उसी में खुश हैं, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन आप देखते हैं आजकल के समाज में सारे समाज डेवलप हो रहे हैं, सब एक प्रकार से मोटर कार और तमाम प्रकार की चीज़ें, हवाई जहाज, लोग आप देखते हैं चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, तो ये सब बड़ा फेमस चीज़। तो औद्योगिक विकास संभव तभी हो पाएगा जब आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे। अगर आप सोचते यही कि भाई चंद्रमा जो है एक देवता जी हैं, उन पर कैसे जाया जाए, तो आप कैसे जा पाते? ठीक है, उन पर पैर नहीं। जैसे पृथ्वी माता है, हाय माता, हम उनको इसलिए माता मानते हैं क्योंकि पृथ्वी माता जो हैं
वो एक प्रकार से माता इसलिए चूँकि वो एक जननी जन्मभूमि से च स्वर्गदपि गरीयसी ही, ठीक है, यानी वो एक प्रकार से हमारे लिए माता के समान है। और जननी और जन्मभूमि माता मतलब स्वर्ग से भी बढ़ करके बताई गई, तो उनका तो रिस्पेक्ट करना है। तो रिस्पेक्ट आप अपनी जैसे माता जी की करते हैं ऐसे ही धरती माता की करते हैं, इस वजह से माता के रूप में देखा गया। गंगा नदी को स्वच्छ रखा जाए इस वजह से उनको माता के रूप में देखा गया। हर चीज़ का साइंटिफिक रीजन है और मतलब कि जो उसका आध्यात्मिक कारण है तो वो है ही, साथ ही साथ में सबका वैज्ञानिक रीजन भी अपना अलग अलग है। यह सच है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड में नई तकनीकों और आविष्कारों में उन लोगों का योगदान अधिक था जो मध्यम वर्ग से संबंधित थे एवं स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान कर रहे थे। यही कारण है कि इंग्लैंड में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक व्यवहारिक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जेम्स वाट जो थे, उन्होंने जिस वाष्प शक्ति का आविष्कार किया उससे इंग्लैंड को ऊर्जा का एक नया स्रोत प्रदान मतलब प्राप्त हुआ। इसी सहायता से मतलब इसी की सहायता से बाद में उत्पादन में लगी हुई मशीनों तथा परिवहन व्यवस्था में इतना विकास संभव हो सका, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो एक प्रकार से विकास हुए, आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ये कहा जाता है। और बेसिकली आवश्यकता पड़ने पर ही आविष्कार होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं बताऊँगा, मैं अभी शुरुआत क्लास लेने से पहले यही कह रहा था कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। तो आप लोग वीडियो इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपका पेपर जब आता है तो एक दिन पहले आप आ जाते हैं कि शुक्ला सर का चलो रिवीजन क्लास देख लो, शुक्ला सर के मॉडल पेपर देख लो, वही सब आने हैं, तो आप आ जाते हो। फिर एक दिन वीडियो चलती है, पेपर के एक दिन पहले वीडियो मेरी खूब चलती है, और उसके बाद में फिर आप लोग कहते हैं अरे बीए कौन पढ़ेगा यार, क्या मतलब है, ये एसएससी में फंसे हैं। अगर ये एसएससी में फंसे हैं तो भाई एसएससी तो भाई चले करिए, एसएससी तैयारी करिए, यूपीएससी करिए, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो ये भी वही चीज़ है ना, ये कहीं अलग का थोड़ी है। यही सब जानकारी वहाँ पर भी आती जीके जीएस में, ठीक है। तो अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, आपको बहुत आगे ही बढ़ेंगे आप। और यूपीएससी के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंटेंट ये पढ़ना। अगला टॉपिक आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फ्रांस क्रांति के परिणाम बताइए। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए? देखिए, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी इसके कई परिणाम निकले सामने। फ्रांस की क्रांति केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, अपितु एक वैज्ञानिक क्रांति भी थी। इसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को दिया। इस दर्शन को कहाँ से मिला? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति में सबसे पहली बार उठा। फ्रांस की क्रांति से न केवल फ्रांस प्रभावित हुआ बल्कि पूरा का पूरा यूरोप जो है इस क्रांति से प्रभावित हुआ। यूरोप के साथ साथ जो एक प्रकार से अन्य कंट्रीज़ के देश थे, अन्य जो है महाद्वीप के देश थे, वो भी प्रभावित हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है या दर्शन है उसको जन सामान्य का हिस्सा बना दिया गया। ये नारा लगाया गया पूरे क्रांति में। एक प्रकार से फ्रांस के चिंतकों और बुद्धिजीवियों ने इसे इस सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया। इन तीनों नारों को, सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी के एक प्रकार से बंधन में नहीं है, सब एक प्रकार से सब खुले हैं, सब स्वतंत्र हैं और सब एक प्रकार से मुक्त हैं। क्लियर? सभी एक दूसरे के बंधु हैं, भाई हैं। ठीक है, इस तरीके की नारा, पूरा देश एक प्रकार से आपस में भाई है। तो ये सब एक प्रकार जो चिंतक थे, फ्रांस के जो विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन सभी लोगों ने जन सामान्य तक ये सारी बातें फैलाई। इस सिद्धांत से क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो फ्रांस के चिंतकों और बुद्धिजीवियों ने इसे जन सामान्य तक पहुंचाने का काम किया। इस सिद्धांत में क्या हुआ, जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसमें जहां सामंती समाज को चुनौती दी, वहीं शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध भी आवाज़ बुलंद कर दी। यानी कि जो सामंतीवादी समाज था उसका तो विरोध फ्रांसीसी क्रांति ने किया ही, साथ ही साथ में जो शोषण किया जा रहा था लोगों का, जो गरीब थे उनका शोषण हो रहा था, उसको चुनौती देते हैं। जो उत्पीड़न हो रहा था, चाहे महिला का उत्पीड़न हो या किसी पर, छोटे व्यक्ति पर या वृद्धों पर अत्याचार हो या बच्चों पर अत्याचार हो, सबको एक प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास किया गया। उस दृष्टि से संपूर्ण विश्व में इस क्रांति का अपना महत्व है। फ्रांस में इस क्रांति के निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। आइए उन्हीं परिणामों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही परिणाम आपसे पूछे गए हैं। इसके कई परिणाम निकले महोदय। पहला परिणाम इसका ये निकला कि राजनीतिक परिणाम, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, फ़ायदा भी होता है, क्रांति जब होती तो क्रांति से फ़ायदा भी होता है एक व्यक्ति मतलब एक पक्ष का, दूसरे पक्ष का नुकसान भी होता है। ठीक है, चले। तो फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में राजनीतिक चेतना को जन तक पहुंचाने का, मतलब जन जन तक पहुंचाने का काम किया।
हर व्यक्ति तक एक प्रकार से राजनीतिक जो चेतना थी, यानी कि एक प्रकार से लोगों को पहले नहीं पता होता था कि हम स्वतंत्र हैं, हम समान हैं। राजा की इच्छा को ही सब मानते थे। राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस सिद्धांत को लोग फॉलो करते थे। राजा ही भगवान का अवतार है, ऐसा मानते थे। राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को एक प्रकार से मानते थे कि राजा एक प्रकार से देव का एक अंश होता है जो पृथ्वी पर एक प्रकार से हम पर शासन करने के लिए आया है। तो जनता पादरियों और सामंतों की चालों से परिचित होने लगी थी धीरे धीरे। जो ईसाई धर्म के पादरी हुआ करते थे, जो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बता करके एक प्रकार से लूट खा रहे थे, या एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था जो थी एक प्रकार से उसके एकदम से सारा का सारा उत्पादन के स्रोतों पर अपने फंडे स्थापित किए थे, वो सब लोगों को पता चलने लगे। लोगों ने एक प्रकार से क्रांतियाँ करना शुरू कर दी। इस क्रांति ने किसानों को सामंतों के शोषण से मुक्त करवाया। किसान कौन थे, सामंत कौन थे? सामंत माने जो धनी लोग होते थे, अपने खेतों में एक प्रकार से या अपने यहाँ पर किसानों को रखते थे, हरवाही करवाते थे उनसे, ठीक है, और उनके खेतों में काम करते थे और उनको गुजारी के लिए खाने पीने के लिए मिलता रहता था और गुजारा हो जाता था, जो छोटे किसान होते थे उनका। उसका अंत किया फ्रांस के लोगों में, जहाँ एकता की भावना का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। फ्रांस के राष्ट्रभक्त मार्सेलीज नामक गीत गाते गाते तथा विदेशियों से डटकर मुकाबला करते। यह गीत आज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन चुका है, मार्सेलीज। फ्रांस की इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों को भी मोटिवेट किया, प्रेरित किया। फ्रांस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इसने फ्रांस की भूमि से शासन के दैवीय सिद्धांत को समाप्त करके संप्रभुता के सिद्धांत की स्थापना की। दैवीय सिद्धांत मतलब कि भाई राजा जो है वो एक देवता होता है या देवता के रूप में पृथ्वी पर आता है और वो एक प्रकार से वो शासन करता है, उसको समाप्त करके संप्रभुता सॉवरेनिटी के सिद्धांत की एक प्रकार से स्थापना की, ताकि सॉवरेनिटी या संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को कहीं पर घूमने का अधिकार है, किसी के अंडर में रहने का अधिकार मतलब वो नहीं है। इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता को शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले क्या था, राजा का पुत्र राजा होता था, फिर उसके बाद पूरा का पूरा राजनीतिक सत्ता बदली और क्या हुआ, अब एक प्रकार से जो मोनार्की सिस्टम था वो आकर के एक प्रकार से फिर क्या हुआ, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करने लगते हैं, ठीक है। दूसरा परिणाम ये हुआ फ्रांस की क्रांति के होने से कि सामंतवाद की समाप्ति हो जाती है। सामंतवादी व्यवस्था जो है, जो एक प्रकार से जो उच्च वर्ग है, जो एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग है, उसका एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। तो बेसिकली सामंतवादी व्यवस्था जो है पूंजीवाद से पहले की व्यवस्था है। सामंतवाद में किसान कृषि पर एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित करें, छोटे मोटे किसानों से एक कर वसूल करके इस तरीके की। तो सामंतवाद की समाप्ति हुई। फ्रांस क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था का समाप्त करके एक नई जनतांत्रिक आधुनिक व्यवस्था की नींव डाली। यूरोप में सामंती प्रथा का प्रचलन रोम साम्राज्य के पतन के समय हुआ था। एक लंबे समय तक यह प्रथा सामंतवादी व्यवस्था चलती रही। इस क्रांति ने बंधुआ श्रमिकों को रखने की प्रथा को जहां एक ओर समाप्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर सामंती करों के भार से किसानों को मुक्त भी कराया। यानी ऐसे किसान जो टैक्स के चंगुल में जकड़े हुए थे, ऐसे किसान छोटे जोत वाले जो किसान थे वो बंधुआ मजदूरी में काम करते थे। जैसे कि अब कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास 200 बीघे ज़मीन है, अब उसी में एक प्रकार 2 बीघा फलाने नाम का छोटा किसान लिया है, 3 बीघा वो लिया है, वो खेती तो करते हैं उसके खेत पर, लेकिन पैसे किसको देते हैं जाकर के, जो पूंजीपति है या जो एक प्रकार से खेत का जागीरदार है उसको देते थे पैसे टैक्स का, ठीक है। जैसे आजकल बटैया वगैरह पे खेत या कूद पर दिया जाता है या फिर ऐसे पैसे दे करके लोग बोते हैं, ऐसे टाइप का, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले बंधुआ मजदूरी भी होती थी कि भाई घर पे आप आओ, खेत हमारे 20 बीघे खेत है, आप खेती करो, हमारे यहाँ का जो है भैंस को चारा खिलाओ, ठीक है, बर्तन मांज मतलब कि बर्तन धुलो या फिर एक प्रकार कुछ भी करो जो भी काम करने में है, और आपको एक प्रकार से आपके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बंधुआ मजदूरी होती है कि भाई बंद करके वहीं पर रह करके और बस केवल गुजारा बसर होता, मतलब कि खाना पानी मिलता रहेगा, सैलरी नहीं मिलेगी आपके काम की, ठीक है। वो बंधुआ मजदूरी होती थी, उसको भी समाप्त किया गया। तो पादरियों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। जो पादरी लोग होते थे, जो चर्च के मुखिया होते थे, ऐसे पंडित जी होते मंदिर में, ऐसे चर्च में पादरी होते हैं, तो पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पादरी और चर्च के जो है दशांश को मिलना बंद कर दिया गया। जो पादरी और चर्च को उपज का 10 का मतलब कि दशांश यानी कि 10% देना पड़ता था, वो सब समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार शोषण को समाप्त कर धीरे धीरे पूरे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा कर दिया गया। लोग एक प्रकार से आज पंडितों पर सवाल उठाते हैं या कहते हैं कि पंडित जी लोग या बाबा लोग एक प्रकार से बहुत लूटते हैं। बाबा लोग एक प्रकार से लोग बाबाओं को पहचान नहीं पाते, ओरिजिनल बाबाओं को एक प्रकार से कोई पहचान ही नहीं पाता, ठीक है।
क्या होता है कि भाई जब एक प्रकार से ये लोग एक प्रकार मतलब आप देखेंगे ये पादरी या फिर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो इनसे ज़्यादा खतरनाक हैं। आप देखेंगे कबीर दास, एक कवि ने लिखा, एक लोग ने लिखा कि अगर कबीर दास जो है भारत में ना हो करके किसी विदेश में या इंग्लैंड या फिर फ्रांस में पैदा हुए होते तो शायद जीवित ना बचते, क्योंकि कबीर दास ऐसे फक्कड़ व्यक्ति थे जो मन में आता था बोल देते थे। मतलब कि उनको डर नहीं लगता था कि मुसलमान को मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान हमको मारेगा या बोलेगा। तो भाई मुसलमान भी चूँकि भारत में नया नया उस समय चल रहा था, लोधी वंश का शासक है उससे पहले, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी। दिल्ली सल्तनत के बाद कबीरदास आते हैं, तो कहीं ना कहीं भी कबीरदास को डर नहीं लगता है, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ बोलने में हो चाहे हिंदू के खिलाफ बोलने हो। अब बताओ भारत में रह कर काशी घाट पे रह करके, अयोध्या में या फिर अलग अलग स्थानों पर रह करके और खुल करके ऐसे बोलना कि मतलब कि पाथर पूज्य हर मिले तो मैं पूज्य पहाड़, ताते तो चकिया फली भली पीस का है संसार। देखिए पत्थर बेसिकली नहीं पूजा जाता था, कबीरदास जी ने पत्थर पूजने को कहा। देखिए पत्थर बेसिकली जब मूर्ति पूजा जो होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने का विधान है, ठीक है। जब प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में कोई पत्थर थोड़ी ना पूजता है, पत्थर तो ऐसे तमाम पड़े रहते हैं, सबको थोड़ी लोग सिंदूर और टिकुली लगाने जाते हैं, काजल लगाने जाते हैं। पहले जब आते हैं उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसमें एक प्रकार से मूर्ति में जो है प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, फिर उसके अंदर उसको बैठाया जाता है, विधिवत पूजा होती है मंत्रोच्चार से द्वारा, फिर उसकी पूजा करते हैं हिंदू धर्म के लोग। हालांकि ये तो अपना एक अलग टॉपिक है, लेकिन जिस तरीके से लोग विरोध करते हैं वो बिल्कुल किसी भी धर्म में एक प्रकार से विरोध उन चीज़ों का करना चाहिए जो गलत चीज़ें हैं। बिल्कुल गलत चीज़ों का विरोध करना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो हुआ विरोध और उसी विरोध के परिणाम स्वरूप क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरा का समाज की दशा थी, चाहे सामाजिक सिचुएशन थी चाहे धार्मिक सिचुएशन थी, सब बदल गई, ठीक है। तीसरा परिणाम ये निकला कि सामाजिक आर्थिक परिणाम। इससे क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक परिणाम भी सामने आए, जैसे कि कुलीनों और पादरियों की विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, नीग्रों की गुलामी जीवन से मुक्ति मिली, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिलना शुरू हो गया, आर्थिक सुधारों में कानून के माध्यम से सभी सामंतों को समान रूप से संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर जो तरह तरह के व्यापार करने पर प्रतिबंध थे उन पे टैक्स समाप्त कर दिए गए, प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, व्यापारियों को व्यापार करने में पूरी स्वतंत्रता दी गई। तो इस तरीके से कई प्रकार की चीज़ें करी गई। इसके अलावा अगला परिणाम ये निकला भैया, इसका अगला परिणाम ये निकला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। मध्य युग में धर्म सर्वोपरि था तथा पादरियों का वर्चस्व था। धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया जाता था। राजा के धर्म को ही मतलब कि जनता का धर्म मतलब कि राजा जो कहता था या राजा का जो कर्म होता था या राजा जो कहता था उसी को जनता को मानना होता था। बाध्य थी जनता, और जो स्वीकार नहीं करते थे राजा की बात को उसे दंड मिलता था। दंड में एक प्रकार से कई प्रकार के दंड हुआ करते थे। इस तरह के धार्मिक आडंबर के विरुद्ध यूरोप में आंदोलन पहले से ही चल रहा था, परंतु फ्रांस क्रांति ने सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की तथा राज्य और धर्म के क्षेत्र को अलग अलग कर दिया कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है। राज्य और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, राज्य अलग है धर्म अलग है, राज्य से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जबकि पहले पादरी और चर्च मतलब चर्च के जो पादरी होते थे और राजा लोग मिल करके ही नियम कायदों में एक प्रकार संशोधन करते थे और दोनों लोग एक प्रकार से जो है पूरा का पूरा व्यवस्था देखते थे, तो उसका विरोध हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष कंट्री बनी या अलग अलग देश जो एक प्रकार से पंथ निरपेक्षता को अपनाने लगे, वो एक प्रकार से इंग्लैंड मतलब कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ। फ्रांस की क्रांति एक प्रकार से पूरा का पूरा समाज बदलने के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं आप। अगला परिणाम ये निकला कि समाजवाद का जन्म हुआ। यहाँ से क्या हुआ, समाजवाद का जन्म हुआ, सोशलिज्म का जन्म हुआ। फ्रांस क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम सामंतवादी समाज की समाप्ति तथा समाज में समानता का होना है। इस क्रांति ने शोषण और अत्याचार का समापन किया, खत्म किया उसको। आर्थिक साधनों और सुविधाओं पर पूंजीपतियों का जो एकाधिकार था वो एक प्रकार से खत्म कर दिया गया कि अब पूंजीपति का एकाधिकार नहीं रहेगा उत्पादन के साधनों पर, वो एक प्रकार से किसी के भी हाथ में हो सकता है, सरकारी हाथों में भी हो सकता है, तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति ने निर्धनों और किसानों को समान सुविधाएं दिलवाई। धनी वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जो कि पैसे की वजह से आपको धनी बनाया, मतलब कि एक प्रकार से आपको ज़्यादा इज्जत मिल रही, तो वो एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया। इन सबसे समाजवादी विचारधारा को एक प्रकार से एक निश्चित ताकत मिली और इस तरह के सोशलिज्म जो है वो आगे बढ़ने लगा। तो ये भी एक परिणाम निकला।
फ्रांस की क्रांति का अगला परिणाम निकला शैक्षणिक सुधार हुआ। ये सब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस क्रांति के पूर्व क्या हुआ? चर्च पर शिक्षा की जिम्मेदारी थी, यानी पहले चर्च जो होता था शिक्षा पर भी उसका एक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जिससे क्या था कि चर्च शिक्षा सुविधाओं में परस्पर भेदभाव अपनाता था। फ्रांस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फ्रांस के बौद्धिक जनों के प्रयास से सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा देने की व्यवस्था करी। फ्रांस में आम जनता को प्रथम बार पहले शिक्षित होने का अधिकार मिला और शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया। फ्रांस के शिक्षा जगत में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी लोग एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने लगे। ठीक है, तो प्रथम बार शिक्षित करने का प्रयास हुआ, जो कि फ्रांस की शिक्षा जगत में क्रांति से कोई कम नहीं था। तो इस तरीके से शिक्षा भी एक प्रकार से जो अधिकार लोगों को नहीं प्राप्त था, उनको शिक्षा का भी अधिकार मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक आपको अगला जो है आपके प्रकार से आपका क्या है प्रभाव पड़ा जो फ्रांस की क्रांति का, वो ये पड़ा कि यूरोप के दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फ्रांस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा, जैसे कि इटली पर वाल्कान भी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन करने लगे। इस तरीके से आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया। क्रांति के बाद इंग्लैंड के संसद में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का इंग्लैंड के संसद पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि 1832 ईस्वी में प्रथम सुधार एक्ट को पारित करना पड़ा। इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में राज्य सत्ता व शासन मध्यम वर्ग के हाथ में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को आंदोलित कर दिया और जन सामान्य को समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने को मोटिवेट किया, प्रेरित किया, ताकि जनता अपने अधिकारों को समझे, अपने और स्वतंत्रता की बात को समझे, और वो एक प्रकार से लोगों के समक्ष आकर के या राजा के एक प्रकार से विरोध में भी जा सकते अगर उसके अधिकारों का हनन हुआ तो। ठीक है, अगले विद्वान आपके हैं भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे पीडीएफ वगैरह को लेकर के बोलते रहते हैं कि सर जी पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और लिखित टाइप के भी। देखिए दोनों टाइप की तैयारी मैं करवाता हूँ, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो भी, आपकी परीक्षा लिखित हो रही तो भी, एक प्रकार से मैं उन सभी की तैयारी करवाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, SMS करना है क्या 91 61 93 60 62 पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। इस पर आपको क्या लिख करके भेजना है? अपना नाम, ठीक है, आपका क्या नाम है वो भेज दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम भी इसमें लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। ठीक है, इसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से आपको क्या होगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप में आपको जुड़ने के फ़ायदे क्या होंगे? ग्रुप में एक प्रकार से आपको लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक आपको मिलेगी। साथ ही साथ में जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उनकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके आप कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से जो लाइव क्लास है वीडियोज़ जो होंगी उन सभी की PDF नोट्स और कुछ अलग से PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो PDF नोट्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी, और ये PDF नोट्स जो होंगे एक सब्जेक्ट के नहीं होंगे, सभी सब्जेक्ट के होंगे। जैसे कि आप ये सोशियोलॉजी क्लास देख रहे हैं तो सोशियोलॉजी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे, सोशियोलॉजी के दोनों पेपर और जो अगला सब्जेक्ट होगा उसके दोनों पेपर, और सभी विषय के चैप्टर वाइज, और इसके साथ चैप्टर वाइज क्लासेस कुछ जो हैं वो तो मिलेंगे ही। साथ ही साथ में आपके जो मॉडल पेपर महासंग्राम है, चूँकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है। इसमें एक सब्जेक्ट आपका है को करिकुलर वाला। को करिकुलर अब की बार बहुत हार्ड कर दिया गया है, कि हार्ड आपको लोगों के है, चूँकि आपने पहले पढ़ा नहीं। रीजनिंग पढ़ना है और इसमें आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो को करिकुलर जो है ये एक प्रकार से आपको अब की बार आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है भैया, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में पढ़ना है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में आपके। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर जो आपका 2024 में हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का आंसर की या साल पेपर लगभग 6-7 विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसकी वीडियोस मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ में कुछ पेपर के PDF आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स।
ठीक है। इसके भी और बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, हिंदी और जो सब्जेक्ट आपके संस्कृत, सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के एक प्रकार से PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे और क्लास सभी की एक प्रकार से ग्रुप में आपकी होती रहेगी। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस आपका एक प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अगर पेपर हो रहा है तो आपका यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही आपका सेमेस्टर वाइज उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे CBCS पैटर्न हो या फिर आपका कोई पैटर्न हो, ठीक है। सभी के लिए एक प्रकार से यही सिलेबस है। तो आपको एक प्रकार चाहे परीक्षा आपकी MCQs हो रही तो MCQs का भी आपको क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष के और मॉडल पेपर भी मिलेंगे और आपकी बार के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, इन सभी की वीडियोस के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी सबके मिलेंगे। तो आप मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके आप अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर तैयारी कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रकार से एक बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको बड़ा उच्च नंबर मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो, ठीक है। चले, जैसे ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ इसकी भी PDF नोट्स आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। चले, ग्रुप में क्लास के बाद में PDF नोट्स आपके पास सेंड कर दी जाएगी। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं कहते हैं कि अब तक का जो समाज रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये क्या है, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद से तात्पर्य होता है इतिहास की भौतिक व्याख्या करना। कार्ल मार्क्स ने भौतिक अस्तित्व को ही इतिहास का प्रमुख आधार माना। उनका कहना है कि भौतिक उत्पादन की प्रणाली ही ऐतिहासिक घटनाओं का सृजन करती है। यानी उत्पादन, जो भौतिक उत्पादन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये घड़ी बनाई गई तो ये भौतिक चीज़ें ही हैं, ठीक है, ये भौतिक उत्पादन ही है। चूँकि तो ये इन्होंने कहा कि भौतिक उत्पादन की जो प्रणाली, सिस्टम होता है वही ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण या सृजन करती हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की कई विशेषताएँ हैं, जैसे कि सबसे पहली बात ये कि आर्थिक तत्व की प्रधानता होती है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक जो फैक्ट होते हैं या एक प्रकार से इकोनॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रधानता होती है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद में। इसके अलावा इसमें निरंतर वर्ग संघर्ष होता है। इनके भौतिकवाद में क्या होता है, निरंतर वर्ग संघर्ष होता है। एक वर्ग संघर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक आपका एक प्रकार से जो है जो डाउन वाला वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है। तो पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है, ठीक है। पूंजीपति और पैसा कमाने चाहते हैं और जो मजदूर होता है अपने पेट पालन के लिए पैसा कमाना चाहता है, दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। यही द्वंद्व एक प्रकार संघर्ष के रूप में जाना जाता है और कार्ल मार्क्स इस पर बड़ा काम किए हैं। वर्ग संघर्ष के द्वारा ऐतिहासिक विकास होता है। जब वर्ग संघर्ष होता है पूंजीपति और सरबराह एक प्रकार से जो मजदूर वर्ग है उसके बीच में, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऐतिहासिक विकास होता है। इसके बाद में अगला एक प्रकार से जो विशेषता इसकी ये है, आगे क्या होगा, जब एक प्रकार से ये आएगा तो फिर प्रत्येक वस्तु में विनाश के तत्व का विद्यमान होना। तमाम एक प्रत्येक वस्तु में क्या होगा, विनाश के तत्व विद्यमान होंगे। फिर द्वंद्वात्मक विकास होगा, ठीक है, दोनों का एक प्रकार से द्वंद्व भी होगा, विकास भी होगा। वर्ग संघर्ष में दोनों का द्वंद्व होगा, विकास भी होगा। उत्पादन प्रणाली के साथ सामाजिक परिवर्तन भी फिर धीरे धीरे सामने आने लगेगा। जब द्वंद्वात्मक विकास होगा किसी भी चीज़ का तो उत्पादन प्रणाली जो है, किसी भी वस्तु को बनाने का सिस्टम जो है उसमें भी परिवर्तन होगा। सामाजिक जो एक प्रकार से चीज़ें उसमें भी परिवर्तन आपको मिलेगा सामाजिक संरचना में। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग और का इतिहास का निर्माण, मतलब सर्वहारा वर्ग के द्वारा इतिहास का निर्माण किया जाएगा। सर्वहारा वर्ग कौन, जो डाउन वर्ग है वो एक प्रकार से पूरे समाज पर राज करेगा, ये उन्होंने बताया एक समय ऐसा आएगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया इन चीज़ों के माध्यम से। कार्ल मार्क्स ने आंतरिक परिस्थितियों को ही सभी प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का आधार माना। कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन होगा, कोई सोशल या पॉलिटिकल अगर चेंजमेंट होता है तो वो एक प्रकार से इंटरनल सिचुएशन की वजह से होता है, आंतरिक परिस्थितियों की वजह से होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। यह भी कहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संचालन भी इन्हीं के फलस्वरूप होता है। इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख आधारों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद मतलब कि भौतिकवाद के कई आधार हैं, जैसे कि पहला आधार है सामाजिक संबंधों का निर्धारण करना, दूसरा आधार है सामाजिक परिवर्तन को दिशा देना, तीसरा आधार है राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करना, चौथा आधार है समाज में नैतिक मूल्यों को निर्धारित करना, पांचवा आधार है राष्ट्रीय आय की सीमा का निर्धारण करना। ये सब ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख आधार हैं जो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक उन्नति का निर्धारण करना, राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति करना, ये 7 आधार एक प्रकार से किसके हैं, ये एक प्रकार से भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कि किसका है,
कार्ल मार्क्स का है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के 7 आधार यही हैं: सामाजिक संबंधों का निर्धारण करना, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देना, राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करना, समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करना, इसको निर्धारित करना, राष्ट्रीय आय की सीमा निर्धारित करना, वैज्ञानिक उन्नति का निर्धारण करना और राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति करना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव अति लघुत्तरीय ने प्रश्न पूछा जाता रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख आधार बताएं, तो यही आपके आधार हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के उपर्युक्त आधारों के आधार पर क्या किया है, अपनी राजनीतिक विचारधारा का मूल्यांकन किया। ठीक है, कि हमारा राजनीतिक विचार जो है कहाँ तक सफल रहा है। सभी के मूल में उन्होंने आर्थिक परिवर्तन और उत्पादन की प्रणाली में होने वाले परिवर्तन को निर्णायक तत्व माना कि भाई आर्थिक जो उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें जब परिवर्तन होता है तो पूरे समाज में परिवर्तन होता है और उसी की वजह से समाज पूरा का पूरा बदलता है। इसी रूप को इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताएं। सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? इमाइल दुर्खीम नाम के एक विद्वान है। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया। बड़े फेमस विद्वान है इमाइल दुर्खीम। अगस्त काम्ट, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और साथ में हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब बड़े विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा, नई गति दी। ठीक है, समाजशास्त्र के बड़े समाजशास्त्रियों में नाम आता है इनका। सामाजिक तथ्य की अवधारणा और सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने दिया। और समाज में आत्महत्या के सिद्धांत की बात कौन करता है? यही दुर्खीम करते हैं। 4 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा आगे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में प्रमुख स्थान रखती है। ये प्रश्न आपके पूछा आता है, टॉपिक है अपने आप में। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सब अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। सभी चैप्टर को मतलब कि एक प्रकार से इसी प्रकार से कवर किया जाता है। ठीक है, यही महामैराथन क्लास होती है जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास। तो यही चैप्टर पूरा वही है। ऐसे औद्योगिक क्रांति अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति अपने आप में एक चैप्टर है। इसके अलावा ये आपका क्या नाम है जो मैंने बताया आपको, जो वर्ग संघर्ष की बात बताई, इनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो इनका था, क्या नाम है, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद मतलब कि द्वंद्वात्मक जो ऐतिहासिकवाद मतलब कि जो था ये भौतिकवाद, क्या नाम है इनका, वर्ग संघर्ष का जो विचारधारा देने वाले हैं, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स वो भी एक टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं, सोशल फैक्ट होते हैं, यही एक प्रकार से समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर लेना ही समाजशास्त्र होता है। दुर्खीम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानते हैं, यानी जितना भी मनुष्य व्यवहार करता है, ह्यूमन बिहेवियर जितने भी हैं वो सब क्या है, एक सोशल फैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में होती है। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी विचार, अनुभव या विक्रिया का वह पक्ष होता है जिनका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। दुर्खीम आगे कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही वास्तविकता में होते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताओं का उल्लेख किया। पहली होती बाह्यता और आंतरिक, एक होती बाध्यता। तो बाह्यता और बाध्यता ये 2 विशेषताएं होती हैं सामाजिक तथ्य की, सोशल फैक्ट की। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? व्यवहार। व्यवहार में क्या आता है? विचार, अनुभव और क्रिया। ये व्यवहार के व्यवहार होते हैं। ये किसी मनुष्य का विचार कैसा है, वो कैसा फीलिंग रखता है, कैसा अनुभव करता है और कैसी क्रियाएं करता है उन चीज़ों को देख सुन करके, ये उसका व्यवहार डिसाइड करता है। तो ये मनुष्य के व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है, यानी कि जिसका निरीक्षण आप एक प्रकार से कर सकते, निरीक्षण माने जांच परख कर सकते हैं, और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है, वही सामाजिक तथ्य होता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से बाध्यता और बाह्यता से क्या मतलब है, जो एक विशेषता होती है सामाजिक तथ्य की। देखिए, बाह्यता जो होती है ये होती सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्तियों के बाहर एवं स्वतंत्र होता है, उस पर व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो व्यक्ति का और वैज्ञानिक क्रियाओं का प्रभाव बाह्यता जो विशेषता है बेसिकली सामाजिक तथ्य की, उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन से मिल करके पानी बनता है, किंतु पानी की विशेषताएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होती हैं। पानी जो कि ऑक्सीजन की अलग विशेषता है, हाइड्रोजन की अलग विशेषता है, लेकिन जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसकी एक अलग विशेषता बन जाती है, जो कि ना तो हाइड्रोजन की विशेषताओं को फॉलो करती है और ना ही ऑक्सीजन के विचारों को फॉलो मतलब कि उसको फॉलो करती है। तो सेम ऐसा होता है सामाजिक तथ्य। ठीक है,
उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी समूह के सभी व्यक्तियों की सामूहिक चेतना जो होती है उसके कारण से उत्पन्न होती है। फिर भी वे व्यक्ति विशेष की क्रिया और विचारों से पृथक होते हैं, अलग होते हैं। सामूहिक चेतना जो होती है वो व्यक्तिगत विचारों से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। भले ही उन्हीं व्यक्तियों के मिलने से सामाजिक चेतना का निर्माण हुआ हो, सामूहिक चेतना का निर्माण हुआ हो, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति से अलग होती है, वही सामाजिक तथ्य होते हैं। चूँकि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की उपज हैं, अतः वे व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होते हैं। समूह या समाज सामाजिक तथ्यों यानी व्यवहार, क्रिया और अनुभव को मानने के लिए क्या हैं? अनुभव को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, दबाव डालता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक तथ्यों से बहुत कुछ प्रभावित होता है। इसलिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्री के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस वजह से बाध्यता जो है वो एक प्रकार से क्या होते हैं, बाध्यतामूलक जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, व्यवहार, क्रिया, अनुभव को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि भाई आप ये कीजिए, जैसे कि आपको समाज में रहना तो ये करना है, ठीक है, और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, बाह्यता में एक प्रकार से मनुष्य के व्यक्ति विचारों से वो प्रभावित नहीं होता, ना वो प्रभावित करता ज़्यादा। सामाजिक तथ्य की दो विशेषताओं, बाध्यता और बाह्यता के अलावा अन्य तीन विशेषताओं का भी उल्लेख जो है इन्होंने किया है दुर्खिम महोदय ने। पहली विशेषता है सामाजिक तथ्य कम करने, मतलब सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। क्या होते हैं सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट? क्या होते हैं, समाज में काम करने का, सोचने का और अनुभव करने के तरीके का नाम होता है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है, समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज़ को उचित माने, किस चीज़ को अनुचित माने, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको आप समझ पाते हैं कब? सामाजिक तथ्य के द्वारा, सामाजिक व्यवहार के द्वारा, नैतिक मूल्यों के द्वारा आप जान पाते हैं कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। यह सब हमें समाज ही बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। समाज के नियम, समाज की प्रथाएं, समाज की परंपराएं, इन सभी से हमारे आचरण जो होते हैं उसको नियमित और नियंत्रित एक प्रकार से नियंत्रण मिलता है। यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक प्रकार से नियमित और नियंत्रित किससे होता है? नियमों से, सामाजिक प्रथाओं से, सामाजिक परंपराओं से, ठीक है। और इन पर हमको प्रभाव भी पड़ता है इनका, इसलिए ये सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य में सामाजिक नियम, प्रथा, परंपराएं सब होती हैं और इन्हीं के द्वारा एक प्रकार से व्यक्ति जो होता है समाजीकरण के द्वारा एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता आता होता क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन समाज में रह करके वो सारी चीज़ों को सीखता रहता है, ठीक है। चले, तो ये विशेषता पहली। दूसरी विशेषता सामाजिक तथ्य की ये होती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता वाला होता है यूनिवर्सलिटी, यानी कि जो सामाजिक की चीज़ें होती हैं समाज में सभी के लिए बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। देखिए सामाजिक तथ्य जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये समाज में दूसरा है, बी समाज में दूसरा है, या एक व्यक्ति के लिए कोई नियम है दूसरे व्यक्ति के लिए वो नियम बदल जाता है। समाज के लिए नियम सभी व्यक्ति के लिए समान रहते हैं और सभी सिचुएशन में समान रहते हैं। सामाजिक उत्पत्ति ये भी एक विशेषता है सामाजिक तथ्य की। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण से वे अस्थायी हो जाते हैं और इस अस्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? जो सामाजिक तथ्य होते हैं सोशल फैक्ट में बहुत लंबा परिवर्तन, मतलब कि बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, बहुत मेहनत करने के बाद में तब परिवर्तन होता है सामाजिक फैक्ट की वजह से। तो ये सब एक प्रकार से सामाजिक फैक्ट हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो एक प्रकार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दीर्घोत्तरीय का। पैरेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा की विवेचना कीजिए। पैरेटो जो है एक बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भ्रांत तर्क की अवधारणा दी है। एक होता है भ्रांत तर्क, एक होता है अभ्रांत तर्क, ठीक है। तो कार्य, अकार्य, प्रकार्य, तो ऐसे पैरेटो का जो भ्रांत तर्क है वो क्या है? भ्रांत माने होता है बिना मतलब के, जैसे कि कोई मुद्दा है, कोई बात आपसे से किस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कुतर्क करना। कुतर्क माने कि बेमतलब का आप तर्क कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि भाई जैसे कि कोई क्वेश्चन अभी कोई बच्चा हमसे पूछ ले
तो बेमतलब का अगर हम उसको, हमको पता नहीं, फिर भी हम उसको अपनी बात, चूँकि मैंने कुछ कह दिया है तो उसको साबित करने के लिए तमाम प्रकार के उदाहरण देने लगे, तमाम प्रकार की ज्ञान की बातें उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, और तमाम दूसरा उदाहरण देकर के आपको, मतलब आपको समझाने का प्रयास करें कि नहीं, एम से मंकी होता है, ये आपने कहा, बस सभी को पता है एम से मंकी होता है, लेकिन चूंकि मैंने कह दिया एम से एक प्रकार से डंकी होता है, अब मैं एम से डंकी साबित करने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोलता जाऊं, तमाम तर्क पे तर्क देता जाऊं, दुनिया भर का ज्ञान बताता जाऊं, ठीक है, जबकि जो भ्रांत तर्क को साबित करने के लिए जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ वो सही ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन वो भ्रांत तर्क है, वो साबित नहीं हो पाएगा कि हाँ यम से डंकी होता है, लेकिन फिर भी जो उसके रिकॉर्डिंग में चीज़ों को बता रहा हूँ वो चीज़ें बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, यही भ्रांत तर्क होता है, ठीक है। यानी बिना मतलब का कुतर्क जब करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है। जैसे कभी कभी महिलाओं के अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो अपनी बातों को ऊंचा करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए ऐसे चीज़ें बोलती हैं, मतलब ऐसी मतलब कि वो बोलती रहेगी, मतलब नहीं हमारी बातों को मानो, मतलब मेरी बात ऊपर ही रहेगी। जैसे एक बार क्या था, एक पति पत्नी रह रहे थे, तो पति पत्नी क्या हुआ कि भाई उनमें एक प्रकार से बहुत प्रेम वगैरह होता था, लेकिन प्रेम रहता था, लेकिन अब क्या हुआ कि एक बार जो है पूर्व मतलब पति देव जो थे वो गए दाढ़ी बनवाने, तो दाढ़ी बनवा करके मतलब कि जब आए तो उन्होंने एक प्रकार से मूछ भी एक प्रकार से अपनी जो है कटवा ली, तो उसने एक मतलब मूछ भी एक प्रकार से बनवा ली थी। तो वो कह रही थी, स्त्री आई, कहे कि बहुत अच्छे लग रहे हो, कहा कि अच्छा हाँ दाढ़ी तो हम मतलब कि बनवा के आए, सेविंग करवा के, कहे अच्छा। तो औरत मतलब औरत जो थी कहने लगी कि मूछ किससे कटवाए हो, तो उसने कहा कि नहीं छुरा से सब था, छुरा से बनवा दिए हैं मूछ। कही अच्छा छुरा से नहीं, हमें लग रहा है कि कैंची से मूछ काटी गई है। तो पति कह रहा कि नहीं छुरा लगवाए हैं, तो कह रहे नहीं कैंची लगवाए हैं, मतलब यही सब बात होती लगी। और पहली बात आज तक जिससे बस 4-5 साल शादी को हो गए थे, पति भी बहुत परेशान था इस बात से कि कोई बात पति की वो मानती नहीं थी, बस जो बात होता था अपने बोलती थी कि हाँ जो है यही नहीं ये होगा, वो नहीं वो होगा। जैसे कोई बात अगर कोई आपसे बोले कि ये अच्छा ये नहीं ये होगा, तुरंत तो बात काट देता है। अब उसके रिगार्डिंग चाहे वो कितना भी तर्क देगा, बेमतलब का तर्क देगा, तो वही भ्रांत तर्क होता है। तो क्या हुआ कि वो जब पत्नी ऐसी बोली तब वो एक प्रकार से बहुत गुस्सा गया पति, कहा कि आज तो इनका हम छोड़ब ना, बस 28 और मुहर्रवे पे कुआं रहा, मुहर्रव मतलब कि घर के बाहर कुआं था, बस इन्हें अपने पत्नी जी का उठाया कुआं में झम से फेंक दी, कई साथ तहार मामला साफ। जब कुआं में चली गई डूबे लागी तो इनाई देखती कि हम डूबी थे मर जाबे, उमन से डूब के अंदर जाती, फिर अंदर से होता है कि पानी में जब डूबने लगता है व्यक्ति तो 1-2 बार ऊपर आता है, ठीक है, वो मतलब उस हाफने डाफने की सिचुएशन में, तब भी एक प्रकार जब उसका सब डूब गई फिर भी उसका हाथ ऊपर निकला, और ऐसे हाथ ऊपर निकल करके ऐसे ऐसे कर रहा था। मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि कैंची से कटा है, मोछ आपकी कैंची से काटी गई, दाढ़ी नहीं, मतलब कि वो क्या नाम है छुरा नहीं लगा है। तो यही होता है भ्रांत तर्क। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती सिचुएशन, लेकिन आजकल सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब महिला पुरुष एक समान है और सभी लोग एक प्रकार जानकार हैं, तो ऐसे तर्क आजकल नहीं देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इस प्रकार के तर्क बहुत सामने आते थे। तो भ्रांत तर्क जो है यही होता है, कुतर्क जिसको कहते हैं। तो मानव की अधिकांश क्रियाएं अवशेषों के द्वारा संचालित होती हैं, जिन्हें तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि अवशेषों का आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं होती हैं। कभी कभी कोई हर चीज़ सही नहीं होती है, वो एक प्रकार से आपकी प्रवृत्ति, आपके इमोशंस और आपके एक प्रकार से जो भावनाएं होती हैं उन पर डिपेंड करता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसे उचित मानता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम ये आपको बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके तरफ से बताने के लिए कि हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ाता पूरे संसार में, लेकिन एक प्रकार से बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं हमारे जैसा भी, हमसे अच्छा भी, हमसे बेकार भी, ठीक है। तो मैं कितना भी कहूँ, लेकिन मैं कहूँगा हमेशा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा भ्रांत तर्क है, क्लियर। तो यही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वही उचित है, वही अच्छा है, किंतु अन्य लोग उसके कार्यों को उचित नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वह अपने व्यवहार को औचित्य या अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, अपनी परिस्थितियों और अपनी आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें देगा, अनेक युक्तियां बताएगा, अनेक ज्ञान देगा कि अरे जो मैं करता हूं वही सही है, क्यों नहीं मान रहे हो आप। तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, अरे यार क्या बताइए, अब वहाँ पे आप जाकर, मतलब कि ये उसके अपनी बात को मनवाने के चक्कर में नाना प्रकार के झूठ बोलते हैं, कई प्रकार के। इसी को पेरेटो ने भ्रांत तर्क कहा। जब अपनी बात आप मनवाने के लिए उसको तमाम दलीलें युक्तियां देते तो वही भ्रांत तर्क है। ये तर्क इस अर्थ में भी भ्रांत है कि ये सामान्य मत के विरुद्ध होते हैं, अतार्किक होते हैं तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं, बेमतलब की बात होती है। HP फेयरचाइल्ड बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इस बात की परिभाषा देते हुए, भ्रांत तर्क की परिभाषा देते हुए कहा कि
भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं तथा अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि हाँ, मुछिया जो है किससे कटी है, कैंचिए से कटी है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ पैरेटो ने भ्रांत तर्क को अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर, विविध, परिवर्तन तथा परस्पर विरोधी माना है। प्रचार, विज्ञापन या फैशन समानता भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि आजकल प्रचार हो रहा है, विज्ञापन तमाम सारे, फैशन सेशन क्या, जैसे कि आप देखें भ्रांत तर्क ही है। अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ और क्या नाम है उनका, जो है क्या नाम है, शाहरुख खान, ये सब क्या करते हैं, अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। और उसमें देखते हैं घोड़ा आता है, उड़ते हैं, ये उड़ करके ऐसे केसर मारता है उनके ऐसे प्रचार में। अब इसको कम से कम जब कोई गलत चीज़ें आप 30 चक्कर, 50 चक्कर, 100 चक्कर देखोगे तो वो चीज़ आपको सही लगने लगेगी। लोग केस विमल की इलायची खाएंगे, इलायची का प्रचार बेसिकली वो करते हैं, लेकिन विमल का क्या आता है, आप सभी लोग जानते हैं, गुटखा आता है विमल का। तो प्रचार विमल कंपनी का पूरे का हो रहा है, लेकिन उसमें बाद में इलायची बोलते हैं, बाद में इलायची बहुत छोटा सा बोल देते हैं, ताकि एक प्रकार से इनको सबको न लगे कि भाई वो कहने के लिए रहे हैं कि हम इलायची का प्रचार कर रहे हो, कहेंगे हम गुटखा का प्रचार नहीं करवा रहे हैं, लेकिन वो भ्रांत तर्क ही है। ठीक है, प्रचार जब आपके दिमाग में, देखिए प्रचार वाले देखते हैं एक ही प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यही प्रचारवा 10 चक्कर आएगा टीवी पे तो कहीं ना कहीं पे दिमाग में जाएगा कि हाँ चलो ये कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें होती हैं आपको, ये भी भ्रांत तर्क के अंतर्गत। फैशन वगैरह, प्रचार, विज्ञापन, ये सब भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। पैरेटो की मानता है कि प्रगति यानी प्रोग्रेस, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता और मानवता का धर्म आदि के समन्वय में प्रतिपादित अवधारणाएं और सिद्धांत तर्कों पर आधारित हैं, अतः वे अवैज्ञानिक हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो प्रगति, प्रोग्रेस, संगठन, न्याय, समानता, जो प्रजातंत्र या समाजवाद है, ये पूर्णतः सत्य है। जो चीज़ आज सत्य है वही चीज़ कल गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए सही है वो चीज़ दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही भ्रांत तर्क होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सामाजिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। सामाजिक चिंतन से अभिप्राय समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सोच विचार अथवा विचारधारा से है। इसका लंबा इतिहास रहा है सामाजिक चिंतन का। चूँकि समाजशास्त्र विषय का औपचारिक उद्भव और विकास 1838 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इससे पहले के चिंतन को हम सामाजिक चिंतन कह सकते हैं। 1838 से पहले जो भी समाजशास्त्र में काम हुआ उसी को आप सामाजिक चिंतन कह सकते हैं। 1838 में क्या हुआ, समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया गया, सोशियोलॉजी शब्द कहा। अगस्त काम्ट नाम के एक विद्वान थे फ्रांस के, उन्होंने इसको एक प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द संबोधित किया। उससे पहले उन्होंने ही समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित किया था, तो सोशियो फिजिक्स कहा था। लेकिन 1838 में एक प्रकार से एक पृथक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में आप देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव होता है। सामाजिक चिंतन व एवं समाजशास्त्रीय चिंतन को समानार्थक रूप से प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय चिंतन अमूर्त होता है। अमूर्त माने होता है कि समाजशास्त्रीय जो विचारधारा होती है, चिंतन माने विचारधारा, अमूर्त मतलब कि कोई भी विचारधारा अमूर्त ही होती है, दिखती नहीं हो, ना तो आप उसको छू सकते हैं, ना ही उसको आप देख सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। सामाजिक चिंतन अमूर्त होता है। यह सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं एवं समाज के अन्य पहलुओं से रिलेटेड होता है। इसकी प्रकृति विकासवादी होती है। समाजशास्त्रीय चिंतन के ऐतिहासिक विकास को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आदिम सामाजिक चिंतन, दूसरा है प्राचीन सामाजिक चिंतन, तीसरा है मध्यकालीन सामाजिक चिंतन, चौथा है पूर्व आधुनिक सामाजिक चिंतन यानी आधुनिक युग से पहले, और पांचवा है आधुनिक सामाजिक चिंतन। और आधुनिक सामाजिक चिंतन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 एक प्रकार से जो है कालखंडों से होकर के सामाजिक चिंतन गुजरा हुआ है। ये समाज का उद्भव और विकास में आपको मैंने पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं उसको। तो आधुनिक सामाजिक चिंतन को विकसित करने में फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति, जिसको हमने अभी आगे चल करके मतलब आगे भी पढ़ा है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 के आसपास और औद्योगिक क्रांति जो 1600 ईस्वी के आसपास या उससे आगे के आसपास हुई। तो यानी औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा सामाजिक जो एक प्रकार से मतलब समाजशास्त्र जो है इसका वैज्ञानिक उद्भव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में हुए आमूलचूल परिवर्तनों की प्रमुख भूमिका रही है। यद्यपि भारत में भी सामाजिक चिंतन की एक लंबी परंपरा रही है, तथापि समाजशास्त्रीय चिंतन का विधिवत प्रारंभ जो है भारत में तो 1919 ईस्वी से माना जाता है बेसिकली, लेकिन 1914 ईस्वी में ही एक प्रकार सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र का उद्भव जो है या समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। कहाँ पर? बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय का आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर आपको लिख देना रहता है। अगला प्रश्न भैया है, संघर्ष सिद्धांत का आरंभ कब हुआ था? संघर्ष सिद्धांत, देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई समस्याएं थीं, ठीक है, यानी 1800 ईस्वी के बाद से आप देखते समाज में यूरोप में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। वहाँ औद्योगिक क्रांति स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी का भी एक प्रकार से विकास हो चुका था। पाँव जमा चुके थे विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। एक तरफ तो यूरोपीय समाज की रूढ़वादिता थी और वहीं दूसरी ओर समाज की यह कामना भी थी कि विज्ञान व तकनीकी के सभी लाभ उसे प्राप्त हो जाएं। इन दो आवश्यकताओं को किसी तरह टाला नहीं जा सकता था। ये दोनों आवश्यकताएं एक दूसरे के विपरीत थीं। क्योंकि समाज की यह कामना थी कि विज्ञान और तकनीकी के सभी लाभ समाज को मिल जाए, वहीं दूसरी ओर एक प्रकार से जो है यूरोपीय समाज की रूढ़वादिता थी और दूसरी ओर समाज की यह कामना थी कि विज्ञान और तकनीकी एक प्रकार से उसकी मदद से विकास भी हो जाए। लेकिन जब रूढ़वादिता रहेगी तो विकास संभव नहीं, और रूढ़वादिता को अगर बचाएंगे तो विकास नहीं होगा, विकास करेंगे तो रूढ़वादिता खत्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत थी। यदि वास्तव में समाज में विज्ञान को अपना लिया जाता है तो वर्षों पुरानी परंपरा बिखर जाएगी एकदम से। इस ऊहापोह में इस एक प्रकार से द्वंद्व में यूरोप ने समाज को दिशा को विज्ञान व तकनीकी की ओर मोड़ा। यानी उसने कहा कि चलो भाई हम रूढ़वादिता छोड़ते हैं और ये एक प्रकार से तकनीकी की ओर हम बढ़ते हैं। इस शताब्दी में यह समझा जाने लगा कि यदि विज्ञान को अपनाया जाता है तो समाज विज्ञान के अध्ययन की विधियां वैज्ञानिक होंगी और उन्हें हर तरफ से भरोसेमंद होना चाहिए। जो भी समाज का अध्ययन होगा, जो विधियां होंगी वो वैज्ञानिक तरीके से और भरोसेमंद तरीके से की जाएंगी। साथ ही साथ में इस युग के समाज वैज्ञानिकों में एक प्रकार से कई सारे समाज वैज्ञानिक सामने, जैसे टॉनीज हो गए, इमाइल दुर्खीम हो गए, पैरेटिव हो गए, सभी ने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए एक प्रकार से कई सारी विचार दिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अति लघुत्तरीय का प्रश्न है, अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दीजिए। प्रत्यक्षवाद की बात की, अगस्त काम्टे का सिद्धांत। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं। 1838 में एक प्रकार से इन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द से संबोधित किया। उससे पहले समाज भौतिकी भी इन्होंने कहा था, ठीक है। 1858 में आपका देहांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1857-58 के आसपास HP फेयरचाइल्ड कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सभी मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति की निरंतर वृद्धि से बंधा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है? प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि सभी मानव समाज का क्या हो, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति हो, वो एक प्रकार से विकास होता रहे समाज, ठीक है। बोगाडर्स एक समाजशास्त्री अच्छे खासे कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका होता है, एक बौद्धिक तरीका होता है समाज को देखने का। उनका विचार था बोगाडर्स का कि मस्तिष्क की घटनाओं को अवलोकन मैंने देखना, अवलोकन और वर्गीकरण मतलब उसको बांटना, वर्गीकरण और अवलोकन केंद्रित करना चाहिए, अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना। कहने का मतलब ये कोई भी एक प्रकार से कोई चीज़ है, वो क्यों है, कैसे है, उसको प्रत्यक्ष जा करके देखना, उस पर तर्क करना ही एक प्रकार से प्रत्यक्षवाद है। जैसे कि मान लेते हैं ये लकड़ी का ये बना तो ये क्यों बना, कैसे बना, इसको जा करके या फिर उसको कर करके पूरा देखना ही एक प्रकार से प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद बेसिकली एक प्रकार से वैज्ञानिक अवधारणा है जो कि एक प्रकार से इन चीज़ों पर काम करती है। किसी चीज़ को बांट करके, वर्गीकरण करके, अवलोकन करके, हर एक चीज़ को देख सुन करके चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्यक्षवाद से काम्ट का क्या अभिप्राय है? काम्ट ने प्रत्यक्षवाद के बारे में क्या कहा? काम्ट ने कहा कि निरीक्षण माने होता है जा करके एकदम से उसको देखना, निरीक्षण करना, आंखों से अपने देखना, परीक्षण के द्वारा उसको टेस्ट कर लेना कि हाँ वही चीज़ है कि नहीं है। कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट हो तो उसको पहले जाओ, देखो, परखो, जानो, घटना को देखो, समझो, परीक्षण करो, उसका प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो उस पर, उसको बांटो, वर्गीकरण करो, उसके तथ्यों को बांटो, अलग अलग करो फैक्ट को। इसके आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना ही एक प्रकार से अगस्त का जो काम्ट का मतलब कि जो अगस्त काम्ट है उनका प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद बेसिकली किसी घटना की व्याख्या कैसे करता है? कोई घटना समाज में घटी तो उस घटना की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की विधि के द्वारा आप उस घटना को समझे और उसकी व्याख्या करें लोगों के समक्ष, वही आपका प्रत्यक्षवाद है। किसका? अगस्त काम्टे का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, आत्महत्या का सिद्धांत। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे आत्महत्या क्या है। दुर्खीम महोदय जो है आत्महत्या का सिद्धांत देते हैं। आत्महत्या की परिभाषा दीजिए। देखिए, दुर्खीम ने आत्महत्या ग्रंथ का प्रकाशन सन 1897 में किया था। आत्महत्या का सिद्धांत इनका सिद्धांत और आत्महत्या नाम की पुस्तक भी लिखी है। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय पॉइंट ऑफ व्यू का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए इमाइल दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए
प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिया, ठीक है, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम यानी मृत्यु को वह व्यक्ति जानता है कि हम जो कर रहे हैं काम, या काम करने से एक प्रकार से हम मृत्यु के घाट उतर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह एक प्रकार से वह व्यक्ति जानता है, फिर भी एक प्रकार से वह कृत्य करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो दुर्खीम के अनुसार यही आत्महत्या होती है। अच्छा, आत्महत्या करने के लिए समाज की भूमिका भी होती है, समाज व्यक्ति को उकसाता भी है आत्महत्या करने के लिए। लोग सोचते हैं समाज क्या कहेगा, और इस वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्खीम की उक्त परिभाषा ने आत्महत्या की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो आत्महत्या की विशेषताएं और परिभाषा दोनों आप लिख पाएंगे यहाँ पर। देखिए, आत्महत्या की विशेषताएं, ये दीर्घ उत्तरी में प्रश्न आ सकता है, तो इसको आप मतलब लघु उत्तरी में आएगा। आत्महत्या किसे कहते हैं, आत्महत्या की विशेषताएं बताइए, तो आप ये विशेषताएं लिख दीजिएगा और वो लिख दीजिएगा। देखिए, आत्महत्या स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होता है, यानी कि मरने वाला जो होता है, जो काम करता है, उसी का परिणाम होता है आत्महत्या। और आत्महत्या का परिणाम क्या होता है, मृत्यु। व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार करके आत्मघात करता है, वो जानता है कि हम मर जाएंगे और खुद सोच विचार करके किस विधि से मरना ये भी तय करता है, और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है कि हम जो काम कर रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, या फिर नदी में कूद रहे हैं, तो इसका परिणाम है कि मैं मर जाऊँगा, फिर भी वो करता है। इसके अलावा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से जानता है, और वह यह भी जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है, फिर भी वो कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत कर रहा है। कायर व्यक्ति ही आत्महत्या करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चौथी बात यह कि आत्महत्या पूर्व निश्चय पूर्वक यानी पहले से निश्चित करके जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया होती है। इसका परिणाम मतलब क्रिया का परिणाम होता है। इस संदर्भ में दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया, और समाज को एक प्रकार से उत्तरदायी ठहराया कि लोग समाज उत्तरदायी कहीं ना कहीं पे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार समाज है। आत्महत्या बेसिकली कई प्रकार की होती है। आत्महत्या के कई प्रकार होते हैं, तो आत्महत्या के कई प्रकार किसने बताया, दुर्खीम ने। तो आपसे प्रश्न, आपसे दीर्घ उत्तरी में क्या बनेगा, आत्महत्या से आप क्या समझते हैं। आत्महत्या की विशेषताओं को बताते हुए उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, उसके प्रकार बताएं, ठीक है। ये एक प्रकार से आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ सकते हो। तीनों क्वेश्चन से आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों बन गया। प्रश्न, दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है भैया अहंगवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है आदर्शहीन आत्महत्या, और चौथा है घातक आत्महत्या। अहंगवादी आत्महत्या क्या होती है, अहंगवादी आत्महत्या जो होती है, समाज में अतिशय वैयक्तिकता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। यही अहंगवादी आत्महत्या होती है, जब व्यक्ति एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वैयक्तिकता या अतिशय वैयक्तिकता आ जाती है समाज में, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें आती हैं। परार्थवादी यानी कि अपने अहंकार या ईगो में या अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, उसको कोई सिचुएशन ऐसी घट जाती है जिससे वो अपने आप को एक प्रकार से लगता है कि अब मैं समाज में नहीं रहने योग्य हूँ, तो मर जाता है। परार्थवादी आत्महत्या होती है कि अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या होती है। कि भाई एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि समाजीकरण की स्थिति में क्या होता है कि लोग समाज के नियम कायदों को नहीं झेल पाते और जा करके फिर वो अपना प्राण का अंतिम संस्कार मतलब प्राण दे देते हैं। आदर्शहीन आत्महत्या क्या है, समाज में नियमहीनता, जैसे समाज का आपने किसी को आपने कोई सामाजिक नियमहीन कर दिया, या समाज में ऐसा कोई काम कर दिया जिससे समाज आपको एक प्रकार से मतलब कि समाज में आपको हीनता का महसूस, आपका सर झुका हुआ है। आकस्मिक कोई परिवर्तन में निराशा की स्थिति में कभी कभी क्या होता है व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये आदर्शहीन आत्महत्या होती है जब व्यक्ति अचानक से कोई सिचुएशन हुई और लोग एक प्रकार से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो मर जाते हैं। ऐसे में एक होती घातक आत्महत्या, अत्यधिक नियंत्रण अगर रखा जाएगा, किसी को आप बहुत कंट्रोल में रखते हैं तो ऐसे में एक प्रकार से वो व्यक्ति मर सकता है। आदर्शवादिता और कठोर नियम, अगर आप किसी को रखते हैं, कोई बहू आ गई घर में, आप उसको लगातार प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति है आपका छोटा भाई, उसको आप लगातार प्रताड़ित करते हो, लगातार आप उसको बंधुआ में तक रखे हो कि भाई ये करना है, यही करना, यही नियम है, कठोर नियम रखते हो, तो इस आत्महत्या के लिए तदयी कारण यही सब होते हैं। तो कुल मिलाकर के आत्महत्या बेसिकली समाज के द्वारा ही एक प्रकार से होती है, समाज के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिससे व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो ये रही एक प्रकार से आत्महत्या की बातें जो मैंने आपको बताई। हालांकि इन सभी का अगर आपको PDF प्राप्त करना तो मैंने आपको बता भी दिया था। SMS करें आप 91 61 93 60 62 पर, और इन सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे सभी दोनों सब्जेक्ट की PDF और को करिकुलर सब्जेक्ट की PDF और वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबके आंसर की साल पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके जो भी सब्जेक्ट हो अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। उन सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है,
एक इसके अंदर सेंड किया जाएगा। आप जैसे नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम भेजेंगे तुरंत आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। आप इस पर मात्र 100 रुपीज़ भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और इसी ग्रुप में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। ठीक है, क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होती ही रहती हैं और इन सभी की पीडीएफ जो होगी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें एक प्रकार से आपको को करिकुलर की तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। को करिकुलर की परीक्षाओं में बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से जो है उनका बैक लगा हुआ है, पिछले वर्ष के बच्चे बहुत सारे बैक लग गया है, चूँकि वो लोग एक प्रकार से इसको विधोत पढ़े नहीं। तो आपकी बार इसमें प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएगी, जो प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे। और चूँकि इसमें रीजनिंग और एक प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको हल करने होते हैं, तो इनको एक प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी और वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट से एसएमएस करके आप ज्वाइन हो जाओ ग्रुप को, ताकि एक प्रकार चीज़ें आपके बेटर तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इससे पहले क्लास हुई थी होम साइंस की। होम साइंस का पेपर 2 मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना, इसका भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। यानी सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो भी क्लासेस होती हैं वो मिलता रहेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, प्रश्नोत्तरी, महामैराथन। आपको और किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप फटाफट से कमेंट करें। सभी सब्जेक्ट का एक प्रकार से तरीके से वीडियो देता रहूँगा मैं, तो आप सभी लोग एसएमएस करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे।